गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में चल रहा था एग्रो बेस इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज के अंदर था अपना टेक्सटाइल चल रहा था। क्या चल रहा था? टेक्सटाइल। TEXTILE टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अपन ने कॉटन ले लिया था। कॉटन के बाद में कॉटन चल रहा था अपना। कॉटन के बाद में जूट लेंगे। दोनों ही टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब होता है फैब्रिक रिलेटेड इंडस्ट्री, जो कपड़े वगैरह बनाती है, उन इंडस्ट्रीज को अपन लेंगे इसमें। तो मैंने आपको एक वर्ड बताए थे, वीविंग और स्पिनिंग। वीविंग का मतलब होता है यार्न, सॉरी, वीविंग का मतलब होता है जब अपन थ्रेड से फैब्रिक बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, उसको अपन वीविंग कहते हैं। और इसको बनाने वाले वीवर्स कहलाते हैं, VEAVERS। अच्छा, जब अपन कॉटन से थ्रेड बनाते हैं उसको स्पिनिंग कहते हैं और यार्न भी बोल देते हैं, YARN। चलते हैं। अच्छा, अर्ली ईयर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर कंसंट्रेट इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। मतलब जो कॉटन इंडस्ट्री जो है, पहले नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा कॉटन उगाया जाता था, सॉरी, लेकिन आज का मोस्टली कॉटन जो है महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ जा रहा है। इसके पीछे कई कारण भी है, ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, बाद में अपन पढ़ लेंगे उसमें क्या हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई कॉटन इंडस्ट्रीज शिफ्ट इन गुजरात एंड महाराष्ट्र रेदर देन द नॉर्दर्न प्लेन। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं कुछ। क्या होता है, कॉटन इंडस्ट्रीज को कॉटन को उगाने के लिए 180 डेज का टाइम पीरियड लगता है, और ये फ्रॉस्ट फ्री डेज होते हैं। मतलब फ्रॉस्ट फ्री मतलब यहाँ पे पाला वगैरह, ठंड वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर बना हुआ रहना चाहिए। फिर दूसरा क्या था, मोस्टली ट्रांसपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट माल होता है ये। तो यह गुजरात महाराष्ट्र में क्या, पोर्ट जो है नज़दीक होने की वजह से ये उन एरिया में शिफ्ट हो रहा है। और भी देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट। कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मोस्टली किसलिए, क्योंकि यहाँ पे कॉटन मार्केट है, यानी कि यहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली बन जाता है। ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेसेबल पोर्ट फैसिलिटी बता दिया। लेबर मिल जाती है। मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट मतलब इसमें एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, नमी है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। और नॉर्दर्न प्लेन में क्या लू चल जाती है तो वो सूख जाता है। Contribute toward its localization. This industry has close link with agriculture and provide a living to farmer, cotton ball plucker and worker engaged in gaining, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sewing. अच्छा, मैंने गिनिंग का मतलब बता देता हूँ। गिनिंग का मतलब क्या होता है, जब कॉटन आता है, आपने कॉटन देखा है जो क्रॉप पे लगा हुआ रहता है, तो उसमें एक सीड लगा हुआ रहता है। इसके अंदर कॉटन के साथ में सीड रहता है। गांव में लोग बात करते रहेंगे, चौपाल वगैरह होती है, वहाँ पे बात करते जाएंगे और अपना वो बाल्टी वगैरह में भर के कपड़ों में ले आते हैं, वहीं खोल देते हैं। तो वहाँ बैठे बैठे लोग उस कॉटन को, उस सीड में से उस कॉटन को अलग करते रहते हैं। वो सीड भी बिकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसी को ही गिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग बता ही दिया आपको, वीविंग भी बता दिया। डाइंग मतलब उसको कलर करना, फिर उसमें डिज़ाइन वगैरह डाले जाते हैं, पैक किया जाता है। पैक करके टेलरिंग का मतलब उसको किसके साइज शेप में डालना है और सील, फिर उसको सील दिया जाता है। दिस इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल एंड डाइंग, मील स्टोर्स, पैकेजिंग मटीरियल, इंजीनियरिंग। अच्छा, जैसे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ रही है, तो साथ ही साथ में जो दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो इसको सपोर्ट करती हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। जैसे केमिकल डाई करेंगे, केमिकल चाहिए, मील स्टोर चाहिए कहीं पे पैक करने के लिए, सारा कुछ बनाने के लिए, पैक करने के लिए। इंजीनियरिंग वर्क चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग वर्क का मतलब क्या, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी तो उनमें क्या होता है, हर बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती रहती है, ऑटोमेटिक वगैरह, इस तरीके से इंजीनियरिंग का वर्क हो गया। While spinning continue to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and design of weaving in cotton, silk, zari,
एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। बेटा क्या कह रहे हैं, स्पिनिंग जो है सेंट्रलाइज है, ये स्पिनिंग का काम एक ही जगह होता है, इन स्टेट्स में होता है, जबकि जो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है डिफरेंट पीपल्स में बांट दिया जाता है कि भाई ठीक है, मैंने आपको बताया पावर लूम था, हैंड लूम था, तब लोग अपने अपने घर ले जाते थे उस चीज़ को, फैब्रिक को, नहीं सॉरी उस थ्रेड को, और अपने घर पे बैठ के वीविंग का काम किया जाता था। आज भी हैंडमेड कपड़े आते हैं, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा थोड़ा बहुत, खादी। India has world-class production in spinning, but weaving supply low quality of fabric as it can't use much of high-quality yarn produced in the country. अभी तो इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं, इंडिया में स्पिनिंग का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, धागा ज़्यादा बनता है, बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी। लेकिन जब जो अच्छी क्वालिटी का जो थ्रेड है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो बेकार क्वालिटी का जो थ्रेड है वो वीवर्स के पास में जाता है फैब्रिक बनने के। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावर लूम एंड मील। हैंडलूम वो जो हाथ से चलने वाली मशीन है, पावर लूम इलेक्ट्रिक पे चलने वाली मशीन है, और जो मील है ये लेटेस्ट वर्जन आ गया, इसमें सारा काम एक ही छत के नीचे होता है। हैंड स्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर इन देयर होम एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज में खादी, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर कि भी खादी पहनो ज़्यादा से ज़्यादा। आपको मालूम है गांधी जी ने खादी, वो चरखा क्यों काटते थे? गांधी जी इसलिए चरखा काटते थे क्योंकि खादी जो थी एक्सपेंसिव थी, महंगी होती थी। तो गांधी जी ने कहा बैठे बैठे आप लोग इस कॉटन से थ्रेड बना लो, धागा बना लो, और जब आप किसी को धागा दोगे और जब खादी खरीदोगे तो आपको उतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा जितना आप डायरेक्ट खादी खरीदोगे। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा सा चीप पड़ जाता था, और साथ में उन्होंने उसको इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ में जोड़ दिया था। वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अवर कंट्री टू कीप द मील सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम? ये क्वेश्चन है कि हमको मील सेक्टर जो लूमेज है लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम, इसका आंसर मुझे बताना है। इंडियन एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, अदर importers of cotton good from India, USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो है इनके नेम्स दिए हुए हैं। इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्प्लेंडर्स इन द वर्ल्ड, मतलब कि सबसे ज़्यादा ये स्प्लेंडर्स हैं जिनकी वजह से थ्रेड वगैरह बनता है। विद इतना मील स्प्लेंडर आफ्टर चाइना सिंस मिड 18 द स्पिनिंग सेक्टर हैज रिसीव ए लॉट ऑफ अटेंशन। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो अपनी गवर्नमेंट्स वगैरह हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो पीपल्स हैं वो इन पे काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। टोटल ट्रेड का 1/4 अपना इसी में है। However, our trade in garments is only 4% of the world total। लेकिन जो हम गारमेंट्स बनाते हैं उसमें हमारा हिस्सा, हम प्रोडक्शन में ज़्यादा है, एक्सपोर्ट में हम ज़्यादा हैं, लेकिन गारमेंट्स में कम है। क्यों? मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताऊंगा, हालांकि इसका आंसर पीछे नीचे दिया हुआ, नीचे पढ़ लेंगे। अभी आप इसको हेडलाइन रखना, इस समय क्या था। Our spinning mills are competitive at global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting and processing unit can't use much of the high quality yarn that is produced in the country। सारा को यूज नहीं कर पाती है। There are some large and modern factories in this segment, but most of the production in fragmented small unit। यानी कि हमारे इंडिया में कुछ ही फैक्ट्रीज में अच्छी क्वालिटी का बनता है, और जबकि अधिकतर जो फैक्ट्रीज होती हैं वो लो क्वालिटी का या सस्ता ही इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से जो अच्छी क्वालिटी का जो यार्न बच गया, कॉटन बच गया, वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। दिस मिसमैच which cater to the local market, this mismatch is a major drawback of the industry। As a result, many of spinners export cotton yarn while गारमेंट मैन्युफैक्चर हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। देखो मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसका आंसर आ गया। यार्न इज सोल्ड एट ₹85 पर केजी। यार्न मतलब जो हम कॉटन से जो धागा बनाते हैं उसको यार्न बोलते हैं, वो ₹85 पर केजी बिकता है। इफ इट सोल्ड एज ए ट्राउजर इट फैचेस ₹80 पर केजी।
और उस थ्रेड से फैब्रिक बनाए और फैब्रिक बनाने के बाद में ट्राउज़र बनाए तो 800 रुपीज़ पर केजी का बिकता है। कहने का मतलब ये है, हम क्या करते हैं, अगर अपन उसी चीज़ को एक्सपोर्ट ना करें, अपने ही यहाँ बनाएं, तो अपन अगर उसको 700 में भी बेचेंगे तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर वही वाली बात, अपने पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छा मटेरियल अपन एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर उसी मटेरियल जब इंडिया के अंदर आता है, इंपोर्ट होता है, तो हम वो चीज़ खरीदते हैं। अपन को एक तो ये एक्सपोर्ट रोकना चाहिए, 85 पर केजी में नहीं बेचना चाहिए, और ना ही हमको 80 पर केजी पर इंपोर्ट करना। Why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantity? तो देखो क्या होता है, हमें ज़रूरी है कि हम वीविंग सेंटर को इम्प्रूव करें, टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, जिसकी वजह से जो हमारा 85 रुपीज़ का सामान जा रहा है और 800 का रहा है, यानी कि इंडिया को लॉस हो रहा है 715 रुपीज़ का। 715 रुपीज़ का 1 kg पे जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान रुक सकता है अगर हम अपनी लेबर्स को या गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिसकी वजह से अच्छा प्रोडक्शन हो यहीं पे। अभी क्या होगा, वीविंग जब इंडिया के अंदर ही होने लग जाएगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जो अभी कितने 25 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी, बाद में ये अपना एम्प्लॉयमेंट जो है और भी तेजी से बढ़ा सकती है। 35 मिलियन पीपल्स को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा था, अगर वीविंग और भी अच्छी इम्प्रूव हो जाए तो हमारी ये नंबर जो है 70 मिलियन पीपल तक जा सकता है, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी रेपो। अच्छा, although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, ठीक है, the need to import is still power supply erratic and machine। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अपन क्यों करते हैं, तो उसमें आ जाएगा हमारी जो पावर सप्लाई है, यानी कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी बेस मशीन्स जो होती हैं उनको प्रॉपर रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जो हमको प्रॉपर नहीं मिलती, और हमारे को जो मशीनें हैं वो हमारे पास में अपग्रेडेड नहीं है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हम मशीनें चेंज करनी चाहिए हमको। अदर प्रॉब्लम आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर। जो लेबर जो हमारी है वो लो आउटपुट देती है, जैसे अपन मोस्टली काम अच्छी मशीनों से नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं आ रहा। एक मजदूर के पास में अगर अच्छी मशीन हो तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन देगा, जबकि हमें पुरानी मशीन है तो लो क्वांटिटी में अपन को प्रोडक्शन मिल रहा है। स्टीफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, और तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ को सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ के साथ में भी कंपटीशन मिला। देखो क्वेश्चन आ सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कॉटन है, कॉटन की ड्यूरेबिलिटी कम है, स्ट्रेंथ ताकत जो है कॉटन की कम है, कॉटन जल्दी फटेगा, लंबा नहीं चलेगा, जबकि सिंथेटिक जो है लंबा भी चलेगा है, फटेगा भी नहीं जल्दा। और कॉस्ट की बात करते हैं, कॉटन जो है एक्सपेंसिव है, महंगा आता है, और सिंथेटिक मिला दिया जाता है कॉटन में या तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो ये रीजन हो रहा है। अब आपने देखा होगा पॉलिटिशियन जो है मोस्टली कॉटन के, लेनिन नाम सुना होगा आपने, खादी, इन्हीं के कपड़े पहनते हैं। हाई क्लास पर्सन जो है वो, क्योंकि बहुत सारे फायदे भी हैं कॉटन के, गर्मियों में कॉटन पहनना चाहिए, इससे गर्मी कम लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती, किसी को ईचिंग वगैरह हो जाती है ना, तो वो भी नहीं होती। अब बात करते हैं जूट इंडस्ट्रीज की। जूट इंडस्ट्रीज के लिए बता देता हूँ, जूट मोस्टली उन रीजन्स में होता है जहाँ पे फ्लड आती है, क्योंकि जूट की इंडस्ट्रीज की क्वालिटी होती है, जिस लैंड पे ये उगता है, प्रोड्यूस होता है, उस लैंड को ये बैरन कर देता है। तो जहाँ पे फ्लड आएगा, तो फ्लड आने की वजह से न्यू एलुवियल सॉइल की लेयर उस रीजन में स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा से प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसके लिए बिहार वेस्ट बंगाल वाले जो रीजन हैं यहाँ पर होता है। गवर्नमेंट अब इसको काफ़ी इम्प्रूव कर रही है, इस सेक्टर को पॉलीथीन बैन कर रही है, जिसकी वजह से जूट मेड प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज़्यादा आ रहे हैं। सेकेंड प्लेस इन एक्सपोर्ट आफ्टर बांग्लादेश, वर्ल्ड में बांग्लादेश के बाद में इंडिया आता है। देयर वर अबाउट 80 जूट मेड mills in Vietnam. Most of these are located in West Bengal, mainly along the bank of Hooghly River. It is a narrow belt, कितना किलोमीटर लॉन्ग है, वाइड है।
द फर्स्ट जूट मिल जो सेटअप हुई थी कोलकाता में 1859 में, कहाँ जगह थी, रशिया में। आफ्टर पार्टीशन 1947 द जूट मिल रिमेन इन इंडिया बट 3/4 द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। कहाँ दूसरा नाम था ईस्ट पाकिस्तान। जो भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, डिवाइडेशन के बाद में यहाँ पे तो जो पार्टीशन हुआ, जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया थे वो तो बांग्लादेश में चले गए, और जो मिल्स वगैरह थी वो इंडिया में रह गए। तो ना उधर काम चल रहा था ना इधर, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम पीरियड के बाद में पोजीशन जो थी इंडियन की वो सही हो गई। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन की क्वेश्चन आ सकता है, वाई मोस्टली जो जूट इंडस्ट्री जो थी वो हुगली सेक्टर में ही क्यों एस्टेब्लिश है। तो आप लिख सकते हो अप्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। एक तो क्या है, यहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो पास है, इस वजह से जो अपन ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल लोकेशंस में, तो उसमें था ये। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, इनएक्सपेंसिव मतलब रिवर जो ट्रांसपोर्ट होता है ये चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। और सपोर्ट बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रेलवे से अच्छा जुड़ा हुआ है। फिर रोडवे एंड वाटरवे टू द फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल, एबिडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, चीप लेबर है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। एडजॉइंग स्टेट्स कौन कौन से हुए, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर। ठीक है, कोलकाता पास में पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी जो है उसको एक्सपोर्ट करने की ये सारी अपन को यहाँ पर मिल रही है। इन 2010-11 the jute industry was supporting 3.7 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmer who were engaged in cultivation of jute are listed। अच्छा, इसमें मार्जिनल का मतलब हो गया जो रेगुलर वर्कर नहीं होते, बैकवर्ड क्लास के हो गए, उनको अपन इसमें कहेंगे। मैनी मोर पीपल वर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में क्या होता है, डायरेक्टली तो वो गया जो प्रोडक्शन में है, जिस जो ट्रांसपोर्टेशन में जूट लेके जा रहा है मार्केट तक या इंडस्ट्रीज तक लेके जा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हो गए। होटल वाला बंदा है, अब ट्रक में जूट जा रहा है तो होटल ट्रक वाले बंदे को भूख लगेगी तो होटल पे रुकेगा, तो ये इनडायरेक्टली हो गया। अच्छा, चैलेंज फेस बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट एंड फ्रॉम अदर कंपटीटर लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉटन इंडस्ट्रीज को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो इसी तरह से जूट इंडस्ट्रीज को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आप लिखें इसमें। अदर कंपटीशन दूसरे, हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। अब क्या हो गया, अच्छे भी प्लस पॉइंट आ गया, ये गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया प्लास्टिक यूज नहीं करोगे, तो पीपल जो हैं वो जूट प्रोडक्ट को हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनल डिमांड है वो बढ़ गई है। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वर फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइस टू द जूट फार्मर एंड इनहेंसिंग द यील्ड पर एकड़। यील्ड पर एकड़ का मतलब होता है पैदावार पर हेक्टर के अकॉर्डिंग बढ़ाई जाए। यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, सॉरी द मेन मार्केट जो हैं जूट के यूएसए, कनाडा, मतलब जूट की भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आजकल आ रहे हैं, बैग वगैरह आ रहे हैं, परचेजिंग बैग्स वगैरह हैं, ये घर में आपकी डोरमेट्स वगैरह होंगी। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये फायदे जूट के क्या क्या फायदे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया, प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पता है एनवायरनमेंट खराब होता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यानी कि वेस्ट जो है गल जाता है। हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी ऑफ द जूट प्रोडक्ट, यानी कि अब वापस से जो देखो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी, इसके नुकसान या इसको किस परेशानी, किन किन प्रॉब्लम क्या 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 फेस किया जा रहा है जूट के ज़रिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जूट के जो हैं आज कल इम्प्रूव कैसे कर रहा है। ओके, अब शुगर इंडस्ट्रीज है वो अपन बाद में देखेंगे। ओके, गुड डे।